डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की जो सीरीज है इसमें गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, उसका जो न्यू एडिशन आया है उसके हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर 240 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा है कि नॉर्मल शॉक वेव है, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो नॉर्मल शॉक वेव बेसिकली कंप्रेसिबल गैसेज जो फ्लो होती है उसके रिगार्डिंग है और ये एनालॉगस होता है जो हमारा हाइड्रोलिक जंप होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो हमने ओपन चैनल फ्लो में पढ़ा है लिक्विड्स के केस में उसके। जब ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो क्या होता है, उससे पहले फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होता है, फ्लो आफ्टर हाइड्रोलिक जंप फ्लो सब क्रिटिकल हो जाता है। सेम इसी तरीके से शॉक वेव के केस में क्या होता है, जो बेसिकली नॉर्मल शॉक वेव है उसके केस में क्या होगा कि नॉर्मल शॉक वेव अकर होने से पहले फ्लो है वो सुपरसोनिक होगा, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा और आफ्टर द नॉर्मल शॉक वेव अकर जो फ्लो है वो सबसोनिक हो जाएगा, एम की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 202 भी गैसेस की फ्लो के रिगार्डिंग है। यहाँ पर सबसोनिक फ्लो और सुपरसोनिक सोनिक फ्लो, इसमें अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग डक्ट है तो उस केस में कैसे वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे कि हमने फ्लूइड्स के केस में देखा था कि अगर इस तरीके से कन्वर्जिंग डक्ट है तो उस केस में क्या होता था, हमारा क्यू सेम रहता था, क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है। तो जैसे ही हम ए को अगर इस वाले केस में कन्वर्जिंग में अगर घटा रहे हैं तो हमारा वी बढ़ जाता था। इसी की तरीके से इसका उल्टा भी होता था। लेकिन गैसेस का जो फ्लो होता है उस केस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है चीजें। गैसेस के में कंप्रेसिबल फ्लो अगर कोई वन डायमेंशनल, तो वहां पर आप मोमेंटम इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन है उनको कंबाइन करोगे तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा और इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि सुपरसोनिक फ्लो है तो कैसे चेंज होगा वेलोसिटी और सबसोनिक है तो कैसे चेंज होगा। यहाँ पे अब अगर सबसोनिक फ्लो है तो एम की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, एम की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एम स्क्वायर माइनस 1 आपका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, ये वाली राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल होंगी। अब मैं अगर कहीं बोल रही हूँ कि कन्वर्जिंग डक्ट है यानी मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डी ए मेरा नेगेटिव है, तो उस केस में मेरा राइट हैंड साइड भी नेगेटिव आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में ये टर्म में नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर डी ए नेगेटिव है तो डी भी पॉजिटिव होगा। इसी के साथ में इसका उल्टा भी होगा। अगर डी ए पॉजिटिव है, डी ए ग्रेटर देन 0 है यानी कन्वर्जिंग के बजाय डाइवर्जिंग है, इस तरीके से डक्ट है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये तो सबसोनिक फ्लो है तो नेगेटिव ही होगा, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा तभी नेगेटिव नेगेटिव इस पॉजिटिव के इक्वल हो पाएगा। यानी इस केस में डीवी आपका है वो लेस देन 1 होगा। यानी अगर कन्वर्जिंग है इस तरीके से है तो उस केस में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसी से अगर उल्टा है, जैसे कि ये वाला है, तो उस केस में ए आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है यानी वेलोसिटी घट रही है, जो कि नॉर्मल पाइप फ्लो के केस में होता है वैसा ही है। वहीं पे सुपरसोनिक फ्लो की अगर हम बात करें तो अब एम हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, एम ग्रेटर देन 1 होगा तो एम स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म मेरी पॉजिटिव आएगी। अब इनके साइन सेम हो जाएंगे, जो साइन डी ए का है वही डीवी का साइन होगा। अगर मैं बात करूं कन्वर्जिंग डक्ट की, इस वाले डक्ट की जहां पे डी ए लेस देन 0 है तो वेलोसिटी भी लेस देन 0 होगी। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, मतलब एरिया घटने के साथ साथ वेलोसिटी भी घट रही है। ऐसा होगा सुपरसोनिक फ्लो के केस में। अब अगर ऑप्शंस को हम मैच करें तो हम पहले थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सबसोनिक फ्लो के केस में कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग यानी इस तरीके से, तो सबसोनिक के केस में तो वैसा ही हो रहा था जैसे नॉर्मल हमारे पाइप फ्लो के केस में होता है। तो ये अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वहीं पे सबसोनिक फ्लो है एक डाइवर्जिंग डक्ट में, सबसोनिक फ्लो में इस तरीके से है तो उस केस में वेलोसिटी आपकी घटेगी। उसी तरीके से सुपरसोनिक में उल्टा होगा, सुपरसोनिक में अगर कन्वर्जिंग है तो उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी और सुपरसोनिक में ही डाइवर्जिंग अगर है तो उस केस में वेलोसिटी है वो बढ़ रही होगी। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो ए में क्या पॉसिबल है, या तो 2 पॉसिबल है नहीं तो 4 पॉसिबल है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेज लिखा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेज लिखा है। फोर्थ ऑप्शन में वेलोसिटी डिक्रीजेज लिखा है। प्रेशर और जो डेंसिटी है उसका भी हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो जितना समझा उससे क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। सबसोनिक फ्लो थ्रू ए कन्वर्जिंग डक्ट है तो इस केस में अब या तो 2 हो सकता है नहीं तो 4 हो सकता है। हमने देखा कि इस केस में वेलोसिटी बढ़ेगी यानी ए में 2 होगा, ए में मेरा 2 आ गया, ए में 2 आ गया तो मेरा बी में ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, बी है इसमें 4 हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सुपरसोनिक फ्लो वाले केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
अब सी में क्या-क्या पॉसिबल है, या तो 1 पॉसिबल है, नहीं तो 3 पॉसिबल है। 3 में दिया है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और 1 जो है उसमें दिया है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो 1 तो नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पता है कि सुपरसोनिक फ्लो जो ऑप्शन सी है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। तो सी का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। डी है लास्ट, सुपरसोनिक फ्लो थ्रू ए डाइवर्जिंग डक्ट। तो सुपरसोनिक फ्लो में अगर डाइवर्जिंग डक्ट से फ्लो हो रहा है तो हमने पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यानी डी में आपका इंक्रीज़ वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे रो और अगर रो को समझना है आपको कि रो कैसे वेरी करेगा, तो बेसिकली रो ए वी कांस्टेंट होगा कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। ये Q1 इज़ इक्वल टू Q2 वाली जो इक्वेशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो के केस में लिखते हैं, वहाँ पे हम रो को कांस्टेंट ले लेते हैं, बट अभी गैसेज़ की बात हो रही है तो हमें रो को भी वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो रो ए वी आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब अगर ये दोनों टर्म डिक्रीज़ हो रही हैं तो उस केस में रो है वो उसका अपोज़िट बिहेवियर करेगा क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट रहेगा। तो वो वाला केस जहाँ पर ए और वी डिक्रीज़ हो रही है वहाँ पे रो बढ़ेगा और वहीं पे ए और वी अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो रो घटेगा। तो इस तरीके से रो का रिलेशन भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 में दी है कि स्टेडी आइसोथर्मल फ्लो हो रहा है किसी लॉन्ग पाइपलाइन में, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पर मैक नंबर की है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी? तो सिग्निफिकेंट मैक नंबर का ये फॉर्मूला होता है m इक्वल होता है 1/k का रूट और k यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो। Cp और Cv स्पेसिफिक हीट है, इनका रेशियो है k, इसको हम गामा से भी डिनोट करते हैं। और ये लिमिटिंग मैस नंबर है, लिमिटिंग मैक नंबर है वो देता है जिसमें कि फ्लो है लॉन्ग पाइप्स में अप्रोच करेगा। मतलब लॉन्ग पाइप है उसमें अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में फ्लो हो रहा है तो उस केस में लिमिटिंग जो मैक नंबर होगा वो हमें इससे पता चलेगा और ये बिहेवियर को गवर्न करता है। अगर हमारा मैक नंबर यहाँ पर लेस देन 1 होगा तो फ्रिक्शन है वो एक्सीलरेट करेगा फ्लो को, वहीं पे m ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्रिक्शन है वो डिसलरेट करेगा यानी स्लो करेगा फ्लो को। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लिमिटिंग है ये डिसाइडिंग है और इसका फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 में दिए है कि एक परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे इसका मतलब अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इस तरीके से हीट करते हैं कि इसका वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा गैस का? तो आपने 9th में या 9th और 11th में ये वाला इक्वेशन पढ़ी होगी गैसेस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है यानी पीबी कांस्टेंट रह गया। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि वी प्रोपोर्शनल है टी के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, बट यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हमें हमेशा जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में रखना पड़ता है। ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो इसमें 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इक्वेशन में वैल्यूज रखोगे तो T2 आपका 600 केल्विन आ गया, बट हमें आंसर करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर देंगे 273, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 में दिया है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है करंट मीटर के 50 सेकंड्स में 12 और 13 है। मतलब एक बार 50 सेकंड में 12 रिवॉल्यूशंस हुए, दूसरी बार 30 रिवॉल्यूशंस हुए और उस वहाँ पर उस केस में वेलोसिटी फर्स्ट केस में 0.25 थी, सेकंड केस में 0.46 थी। अब आपसे पूछा गया है कि 50 रिवॉल्यूशंस अगर हो रहे हैं यहाँ पे, टाइम ड्यूरेशन क्या दी है, वेलोसिटी इन वुड बी 50 रिवॉल्यूशन ऑफ द करंट मीटर इन 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में आपके 50 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं तो उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? अब ये एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ए एन प्लस बी करंट मीटर के लिए। यहाँ पे ए और बी तो कांस्टेंट है और एन होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड हम दोनों कंडेंसेशन जो हमें दी हैं इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 जब है ये तो 0.24 हो गया, जब 30 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है तो पर सेकंड की रिवॉल्यूशंस 0.6 हो गए। अब यहाँ पर ये जो है इक्वेशन वेलोसिटी की, इसमें हम ये वैल्यूज रख देंगे। n1 और n2 दो वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें v1 और v2 भी पता है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, वेलोसिटी 0.25 और 0.4 है। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जब यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो इस तरीके से a और b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.583 और वहीं पर b की वैल्यू आ जाएगी 0.11। इसको इस इक्वेशन में रख दोगे वेलोसिटी वाली में, तो अब आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन में जो दिया है कि 50 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं 1 मिनट में, तो पर सेकंड की रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे 50 डिवाइडेड बाय 60। ये n की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 0.596 जो कि राउंड ऑफ करके ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 में दिया है कि हार्डलिक टरबाइन है
जिसका डिस्चार्ज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ऑपरेट हो रहा है अंडर ए हेड ऑफ 20 मीटर, स्पीड 500 आरपीएम है। अगर सेम डिस्चार्ज पे इसको ऑपरेट करना है 50 मीटर के हेड पे, तो उस केस में यहाँ पर आरपीएम की क्या होगा, जो स्पीड है इसकी रोटेशनल स्पीड वो क्या होगी। तो हमें डिस्चार्ज वाला यहाँ पर कंडीशन दी है, तो हम डिस्चार्ज वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्पेसिफिक स्पीड का। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि n प्रोपोर्शनल है h रेज़ टू पावर 3/4 के, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू h1 अपॉन h2 रेज़ टू पावर 3/4। इसको 5 से करेंगे तो 4/3 आएगा, अगर इधर की साइड ले जाएंगे तो 3/4 बन जाएगा, रेज़ टू पावर 3/4 है। मैंने पहले भी बोला है ये वाले क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं आंसर करना, दिक्कत इनमें रह जाती है सारी कैलकुलेशन की। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मतलब पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है इसको कि आप सोल्व कर पाओ इसको बिना कैलकुलेटर के, स्पेशली जब ऑप्शन आपके इतने नजदीक नजदीक है तो इतना एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इवन मैं तो एडवाइस करूंगी कि इस वाले जो फॉर्मूले हैं ये ऐसे वाले टरबाइन पंप के जो भी, इन पे अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप फर्स्ट राउंड में तो उनको स्किप ही करो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो, या फिर इसकी जगह अगर ऐसे होता 16 रेज़ टू पावर 3/4 तो वहां पर सिंप्लीफाई हो जाता, आप इसको 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते थे, ये 3/4 आ गया तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाता, तो उस टाइप के केसेस में सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी आ रहा है तो उसमें स्किप करना ही वाइज डिसीजन रहता है फर्स्ट राउंड में। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 में दिया है कि फ्लूइड है एक ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इज एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसा नहीं है, फ्लूइड में लिक्विड्स और गैसेस होती हैं और ये कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस तो काफी इजी टू कंप्रेस है, लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल है अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी अमाउंट में है, उसकी मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हो तो। बी में दिया है विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो लिक्विड्स के केस में तो टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घटती है, वहीं पे गैसेस के केस में उल्टा होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी में दिया कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू सीरिंग स्ट्रेसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि एक तो जैसे सॉलिड्स में एक दूसरे से अटैच होते हैं पार्टिकल, वैसे नहीं है। फ्लूइड में पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव है, तो वो कोई भी अगर रेजिस्टेंस वहाँ पे अगर कोई शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है तो रेस्ट पे नहीं रह पाते हैं, वो मूव करते हैं उसके साथ में। और ये चीज़ हम मैथमेटिकली भी कह सकते हैं इससे कि कोई हमने शियर स्ट्रेस लगाया है तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई भी आएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या, वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी का ग्रेडियंट, यानी अलग-अलग लेयर हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगी। अगर हमने कोई शियर स्ट्रेस लगाया है तो फ्लूइड है वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डी में दिया कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्सेस। तो शियर फोर्सेस हम लगा सकते हैं फ्लूइड पे, तभी तो शियर स्ट्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 208 में दिया है कि विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो किसके साथ वेरी करती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शंस कैसे दिए वो बहुत मैटर करता है। विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, बट विस्कोसिटी प्रेशर और डेंसिटी के साथ भी माइनर चेंजेस होते हैं उसमें। बट यहाँ पर ऑप्शंस आपको ऐसे दिए हैं कि जो मेजर फैक्टर होता है डोमिनेटिंग, वो कौन सा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा और वो टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, डिक्रीज होगी टेम्परेचराइज करने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी, वहीं पे गैसेस की बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो मोलिकुलर जो फोर्सेज हैं पार्टिकल्स का एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डिक्रीज होंगे वहीं पे, और विस्कोसिटी जो लिक्विड्स में होती है वो उस फोर्सेज मोलिकुलर फोर्सेज के कारण ही होती है। वहीं पे गैसेस के केस में क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ पर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज के बजाय विस्कोसिटी होती है वो मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होती है। जैसे कि अलग अलग लेयर हैं, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। चेंज ऑफ मोमेंटम होता है तो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है तो शियर स्ट्रेस आते हैं, और इसी के कारण विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक्टिविटीज हैं जो मोमेंटम ट्रांसफर है और ज्यादा बढ़ेगा और विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। प्रेशर की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी लिक्विड्स के केस में बहुत ही स्लाइटली चेंज होती है। अगर यहाँ पे प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे और विस्कोसिटी में माइनर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बट गैसेज में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है ये प्रेशर के। वहीं पे डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी को बढ़ाने से भी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है, बट अगेन यहाँ पे इफेक्ट होगा वो काफी कम होगा।
अब आई थिंक यहाँ पे फ्लूइड की बजाय सिर्फ लिक्विड का पूछा जाता तो ये दोनों भी हो सकता था, बट यहाँ पर इन्होंने फ्लूइड लिखा है तो इसमें लिक्विड भी है, गैस भी है। तो गैस में तो प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 209 में दिया है कि लोकस ऑफ एलिवेशंस, वाटर जहां तक राइज होगा बेसिकली एक पिटो ट्यूब में, उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है पिटो ट्यूब में, इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं, कोई लाइन बनाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो हमारी टोटल एनर्जी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी हेड था वो अब प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो राइज होगा ये कोरस्पॉन्डिंग टू होगा टोटल जो एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग। वहीं पे अगर पीजियोमीटर का पूछा जाता आपसे, क्यों पीजियोमीटर में वेलोसिटी हेड भी होता है, जैसे ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर पूछा जाता तो ये आपका हार्डली ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है और वो वेलोसिटी हेड यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट इसमें हमने वेलोसिटी को 0 करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पर जो आपकी रीडिंग आएगी, ये जो राइज होगा इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 में दिया है कि एक डायमेंशनलेस नंबर हमें बनाना है, सरफेस टेंसिल सिग्मा, डेंसिटी रो, डायमीटर डी और वेलोसिटी वी का, तो वो कौन सा होगा? तो स्टैंडर्ड तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजी तरीका रहता है कि आप डायमेंशन सबके कैलकुलेट कर दो, जो डायमेंशन लेस आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और भी शॉर्ट पड़ेगा, अगर जैसे कि यहाँ पे एम एल टी डायमेंशन होंगी, तो अगर आप टी को देखो तो टी सिर्फ सिग्मा में आएगा और वी में आएगा। तो अगर आप सिर्फ टी की डायमेंशन मैच कराओ उसमें भी काफी बार आपका आंसर आ जाता है, या फिर एटलीस्ट आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगी जिनका आपको कंप्लीटली एमएलटी सबका कैलकुलेट करना है। तो वो आप कर सकते हो इजीली इनके डायमेंशन पुट करके। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? स्टैंडर्ड तरीका है कि यहाँ पर सिग्मा एक ही बार आ रहा है सब में, तो सिग्मा तो नॉन रिपीटिंग है और डी रो वी ये आपके रिपीटिंग वेरिएबल हो गए, और हम एक डायमेंशनलेस नंबर लिखेंगे पाई, जो कि इस तरीके से होगा सिग्मा इंटू रो की पावर ए, वी की बी, डी की सी, और बस यहाँ पे रो को एमएलटी की फॉर्म में लिख देना है, वी को, डी को, सिग्मा सबको एमएलटी की फॉर्म में रख देना है, और हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो एम रेज टू पावर 1 प्लस आएगा, एल का ये आएगा और टी का ये आएगा। बट ये तो हमने माना था कि एक डायमेंशनलेस नंबर पाई के इक्वल है, यानी ये वाली वैल्यू भी 0 होगी जो एम की पावर है, एल वाली पावर भी 0 होगी, टी वाली पावर भी 0 होगी। यहाँ पे तीन नॉन अननोन्स है, तीन वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है एबीसी, और तीन ही आपके पास इक्वेशंस हैं, तो आप इजीली सोल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये तरीका काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर लो, काफी शॉर्ट पड़ेगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 में दिया है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो किस तरीके से डिफाइंड होगी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी बुक आप सोल्व कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से करो, क्योंकि काफी बार कुछ चीजें होती है जो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इतने अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होती है, कवर हो गई होती है, तो मैं उनको बिल्कुल जीरो से यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकती। तो इससे पहले एयरफॉल के क्वेश्चंस में हमने काफी बार इन चीजों को डिस्कस किया, थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस तरीके से बेसिकली एयरफॉल की शेप होती है, पर्पसफुली उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि फ्लूइड फ्लो अगर हो रहा है इसके ऊपर तो इसमें सेपरेशन मिनिमम हो। अच्छा, सेपरेशन क्या होता है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर नॉर्मली होता है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो घटता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो हो रहा होता है, बट ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इंक्रीज होने लग जाएगी बाउंड्री लेयर इस डायरेक्शन में वर्टिकली, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में बाउंड्री अटैच नहीं रह पाती है, सेपरेट हो जाती है यहाँ पर जो बॉडी है उससे, इसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। तो एयरफॉइल है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी या एयरफॉइल है वो इस तरीके से स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि जिसमें फ्लो सेपरेशन है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 214 में दिया है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेक्टेंगुलर है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होगा? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर है, यानी थ्रू आउट द डेप्थ या थ्रू आउट द जो क्रॉस सेक्शन है वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इस तरीके से हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी है वो v है। अब हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला होता है अल्फा का, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का। अब यहाँ पे हर थ्रू आउट द अगर यूनिफॉर्म है इस तरीके से तो मेरा एवरेज भी इसी के इक्वल हो जाएगा, यूएम है वो यू के इक्वल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से भी यू को बाहर ले सकती हूँ क्योंकि अब ये वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में से मैंने यू क्यूब को बाहर लिया और डीए को इंटीग्रेट किया तो ये ए आ जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि यू क्यूब इंटू ए
डिवाइडेड बाय यूएम क्यूब, जो भी यू होगा, क्योंकि मुझे पता है यूएम और यू इक्वल होंगे अगर यूनिफॉर्म है तो, इनटू ए। तो ये यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैसे भी डेप्थ ऑफ फ्लो जो मतलब क्रॉस सेक्शन के अलोंग वेरी कर रहा हो आपका वेलोसिटी, हमेशा ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, अल्फा और बीटा बोथ। क्वेश्चन नंबर 215 में दिया है कि रूम टेम्परेचर पे डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे रिलेटेड होते हैं। तो हमें पता है कि काइनेमेटिक होता है वो डायनेमिक अपॉन रो होता है। तो अगर हम म्यू को कंपेयर करेंगे तो वाटर का म्यू काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू एयर, लेकिन हमें पता है कि एयर की जो डेंसिटी होगी वो काफी काफी कम होगी कंपेयर टू वाटर। तो एयर की डेंसिटी काफी कम होने के कारण म्यू की वैल्यू ज्यादा होते हुए भी न्यू आपका जो आता है वाटर का वो कम आता है एयर से, और यहाँ पर ये होता है इसलिए कि रो के कारण। एग्जैक्टली अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज भी मेंशन करी है, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है। रफली ये कह सकते हो कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी वाटर की वो एयर का 50 टाइम्स होगी, और उसी तरीके से न्यू है वो इस तरीके से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 216 में दिया है कि टैंक है कोई, 2 डायमेंशनल टैंक है, उसका एक एंड है वो शेप ऑफ क्वाड्रेंट है। तो उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का। तो कहीं पर भी कर्व्ड सरफेस पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होता है, तो उसके ऊपर जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट है उसका हम वेट निकालेंगे, वो वर्टिकल फोर्स होता है। हॉरिजॉन्टल अगर निकालना है तो उसी कर्व्ड सरफेस का हम एक वर्टिकल सरफेस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे, और जो प्रोजेक्टेड शेप है उस पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लेंगे। उतना ही कर्व्ड सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स वाटर के कारण। तो इस तरीके का आपका शेप है। तो इसमें कौन सा वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट होगा यहाँ तक जो है। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ये 2 मीटर और 2 मीटर दिया गया है। तो वर्टिकल फोर्स आ जाएगा मास डेंसिटी। अब केजीएफ में ही पूछा है तो हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मास डेंसिटी इंटू इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 2, तो 2 स्क्वायर। अब ये तो टोटल सर्किल का एरिया होगा, हमें एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो इसका 1/4 होगा, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो इस केस में 1000 पाई आ जाएगा आपका आंसर, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 217 में दी है कि मीन वेलोसिटी 2 एंड्स पे है। स्ट्रीम ट्यूब है जो कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट 2 पॉइंट्स है, उसमें एक की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी की 3 मीटर पर सेकेंड है। तो कन्वेक्शनल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे मिडवे क्या होगा। तो आपको पता है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है, उनकी बीच की डिस्टेंस पता है, तो आप डेल वी अपॉन डेल एस निकाल सकते हो। और हमें पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ये v इंटू डी वी बाई डी एस होता है। अब डीवी बाई डी एस आप इन दोनों से निकाल लोगे, v की वैल्यू क्या लोगे, तो मिड पॉइंट पे पूछा है तो v की वैल्यू है वो हम लीनियरली इंटरपोलेट करके इनका एवरेज ले लेंगे। तो डीवी बाई डी एस तो इस तरीके से आपका 5 आ जाएगा, वहीं पे v मिडवे जो आएगा दोनों का एवरेज लेने पे 2.75 आ जाएगा। और इसको अगर यहाँ पर आप एक्सप्रेशन में रखोगे तो 80 आ जाएगा। 2.75 इंटू 5 इज इक्वल टू 13.75, यानी आपका आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 218 में दिया है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी फील्ड दिए गए हैं उनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉसिबल फ्लूइड फ्लो को। तो पॉसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए ये वाली कंडीशन जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट को अगर हम करें तो u को x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, इसको y के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, तो 2 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड वाला अगर हम करें तो x का करेंगे तो 2x आएगा, y का करेंगे तो 2y आएगा, तो इन दोनों को भी ऐड करने पे 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। c की अगर बात करें तो u को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y आएगा, और v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। और डी वाला जो है उसको अगर आप करोगे तो u को x के रेस्पेक्ट में करने पे 1 आएगा, वहीं पे v इज इक्वल टू माइनस वाई है, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, यानी डी है वो आपका पॉसिबल फ्लो है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 219 में दिया है कि एक सिलेंड्रिकल विसल है, कांस्टेंट प्लेन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है, उसको रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। रोटेट इस वेलोसिटी से कर रहे हैं कि लिक्विड इनसाइड जो विसल है वो अबाउट टू स्पिल है, मतलब बिल्कुल किनारे पे टॉप पे पहुंच गया, लिक्विड स्पिल होने वाला है। हाइट ऑफ विसल अगर 2 मीटर है तो पैराबोलॉइड की हाइट 1 मीटर के केस में टोटल लिक्विड में वॉल्यूम कितना है,
तो क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, बट इसमें सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे कि बाकी चीज़ें अगर निकालनी पड़े तो कैसे-कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उससे पता चल रहा है कि टोटल हाइट 2 मीटर है। ये 1 मीटर तो एज़ इट इज़ पूरा का पूरा भरा हुआ है और ऊपर एक पैराबोलॉइड बन रहा है, जिसकी ये वाली हाइट आपको दी गई है 1 मीटर। क्वेश्चन में तो आपको जस्ट वॉल्यूम पूछा गया है, तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो पैराबोलॉइड के वॉल्यूम का ट्वाइस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होता है। यानी यहाँ पर ये जो वाटर है, अभी मैं जो शेड कर रही हूँ, ये वाला वाटर है, वो ये जो सिलेंडर है ए, बी, सी, डी, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होगा। ये शेडेड जो आपको ऊपर वॉल्यूम दिख रहा है, सिर्फ ये वाला। तो यानी 1 मीटर क्यूब तो नीचे वाला हो गया, और ऊपर टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, हाइट 1 मीटर है, तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। पैराबोलाइड का इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1 का हाफ 0.5, तो यहाँ का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया, प्लस ये वाला जो वॉल्यूम है ये 0.5 मीटर क्यूब पर हो गया, मतलब सॉरी 0.5 मीटर क्यूब हो गया। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 1.5 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर और चीजें आपको निकालनी है, जैसे कि इस वाले पॉइंट पे आपको हाइट निकालनी है ये, तो ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो ये यहाँ पर जो हाइट होगी ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर आपको अब इसी क्वेश्चन में ओमेगा पूछे तो आप निकाल सकते हो कि ये हाइट 1 मीटर है और ये इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ए आपको दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे आप इसका रेडियस निकाल सकते हो और उससे ओमेगा निकाल सकते हो। बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 220 में दिया है कि कोई पर्टिकुलर डिस्चार्ज है, वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो हो रहा है। मर्करी वाटर का यूट्यूब मैनोमीटर है, बेसिकली मर्करी उसमें फिल किया हुआ है और वाटर फ्लो हो रहा है पाइप में। वो मैनोमीटर कनेक्टेड है एंट्रेंस और थ्रोट ऑफ वेंचुरीमीटर से। डिफ्लेक्शन जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 25 सेंटीमीटर आ रही है। सेम डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है बट पाइप है वो इंक्लिनेशन पे है अगर 45 डिग्री के हॉरिजॉन्टल के, तो कोरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने का, ये कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है कि हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको दिया है कि डिस्चार्ज आपका सेम है और एच की वैल्यू आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो जब इंक्लाइंड पोजीशन में होगा उसको कंडीशन में भी आपको दिया है कि डिस्चार्ज सेम है, सेम डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेम पाइप, यानी आपका क्यू तो सेम रहेगा। बाकी ये तो कांस्टेंट है जो कि वेंचुरीमीटर की प्रॉपर्टी है, उसका थ्रोट पे और जो डाया है उनके अकॉर्डिंग एरिया निकाल रहे हैं वो है। तो ऑब्वियसली ये सेम है, ये सेम है, तो एच भी सेम रहेगा। अब थोड़ा सा हम इसको कंसेप्चुअली समझना चाहे तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा वेंचुरीमीटर अगर हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, हमें एज सेम तरीके से ही निकालना होता है। बट डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है तो एच है वो हमारा ये होगा, ये 1 है, ये 2 है। वहीं पे अगर आपका वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जेड वाली टर्म भी आ जाएगी, यहाँ पर जेड 1 आ जाएगा प्लस में और यहाँ पर जेड 2 आ जाएगा प्लस में। बट यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सेम फॉर्मूला सेम तरीके से निकाल के हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्लाइंड पोजीशन में क्या होगा, आपकी जेड की वैल्यू सेम नहीं होंगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पी वाली जो प्रेशर वाली टर्म्स है वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे। तो कहने की बात ये है कि फॉर्मूला सेम रहेगा हर जगह पे। और अगर कहीं पे ये भी पूछा जा सकता है कि एच की वैल्यू अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप और एक इंक्लाइंड पाइप के लिए ये है, तो इस केस में डिस्चार्ज क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो वहां पर भी डिस्चार्ज सेम होगा। क्यू फॉर्मूला हमें यही लगाना होता है, बट कंसेप्ट आपको पीछे का ये पता होना चाहिए कि इंक्लाइंड के केस में ये होता है दोनों का डिफरेंस, वहीं पे हॉरिजॉन्टल के केस में आपका सीधा ये पी और P2 वाली टर्म्स का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 में दी है कि ओपन रेक्टेंगुलर वैगन है, एक 5 मीटर लॉन्ग है, यानी ये वाली डायमेंशन आपकी 5 मीटर है और फील्ड है ये वाटर से। कहाँ तक फिल है, टॉप जो इसका है इसे 0.5 मीटर नीचे तक फिल है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा जो हम इसको दे सकते हैं, बट वाटर स्पिल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अगर हम उसको इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन देंगे तो क्या होगा, इधर पानी का लेवल नीचे जाएगा, इधर पानी का लेवल ऊपर जाएगा। ये कैसे आपको पता लग सकता है, जैसे कि कोई कार है, कोई बस है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एकदम से वो चलेगी तो पीछे की तरफ जाएगा ना वो, तो इसलिए पीछे की साइड में
जो रियर एंड है वहां पर राइज होगा और जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। एक्सेलरेशन देने के बाद जो वाटर सरफेस है वो ए डेस बी डेस है और ये ए बी इनिशियल वाला था। अभी एक्सेलरेशन दे दिया है तो ए डेस बी डेस का शेप बन गया है। यहाँ पे अब मुझे पता है कि इस तरीके के केस में टेन थीटा इक्वल होता है ए अपॉन जी के। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ए इस वैगन को जो मैंने एक्सेलरेशन दिया है वो है। अब ये शेप में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से समझिए कि इससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू से बढ़ाऊं तो ये मेरी लाइन जो यहाँ से जा रही है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी तो यहाँ से वाटर स्पिल होने लग जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू कम रखूं जो अभी मैंने एक्सेलरेशन दिया उससे, तो उस केस में मेरी टॉप फ्री वाटर सरफेस ऐसे बनेगी। बट मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए मुझे टॉप पे इस सरफेस को पहुंचाना होगा जो एडेस बीडेस है। तो यहाँ पे अब ये जो यहाँ पर डायग्राम बन रहा है इससे मैं टेन थीटा निकाल सकती हूँ। टेन थीटा इक्वल होगा मेरा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 मीटर, टोटल 1 मीटर है तो सेंटर तक हाफ हो जाएगी। तो ये 2.5 मीटर है और ये 0.5 मीटर है तो ये टेन थीटा निकाल सकती हूँ और ये टेन थीटा और ये थीटा और ये थीटा इक्वल होंगे। तो ए अपॉन जी मेरा इक्वल आ गया यहाँ पे 0.5 अपॉन 2.5 और यहाँ से मेरा ए आ जाएगा जी इंटू 0.5 इंटू 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 ये 1/5 है। तो यहाँ पे 9.8 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका यहाँ पे 1.9 है, ये आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 में दिया है कि यहाँ पर जो रूल्स दिए हैं उनमें से कौन सा अप्लीकेबल होगा अगर रिपीटिंग वेरिएबल हमें चूज करना है। तो रूल्स क्या होते हैं, एक तो नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस के जो भी इन्वॉल्व है। जैसे MLT 3 डायमेंशन है तो 3 आपके रिपीटिंग वेरिएबल होना चाहिए। जो रिपीटिंग वेरिएबल आपने चूज किया उसमें तीनों में कहीं ना कहीं M भी आना चाहिए, L भी आना चाहिए। T इंडिविजुअल में जरूरी नहीं है, बट M अगर आपकी सारे वेरिएबल्स में आ रहा है तो आपके रिपीटिंग वेरिएबल में भी किसी एक में या एक से ज्यादा में M आना चाहिए। इसी तरीके से L भी आना चाहिए, T भी आना चाहिए। और वेरिएबल जो अल्टीमेटली स्टडी कर रहे हैं वो उनमें से हमें रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेना है। जैसे A B C D E F, इसमें अगर हमें C को स्टडी करना है तो इसको हम रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल इन तीन को हम रिपीटिंग वेरिएबल ले रहे हैं तो इनमें M की भी डायमेंशन कुछ होनी, M भी आना चाहिए इनके डायमेंशंस में, L भी आना चाहिए, T भी आना चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट में दिया है रिपीटिंग वेरिएबल शुड इंक्लूड द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं चूज करना है। रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंटेंट ऑल प्राइमरी यूनिट्स, तो यस MLT जो भी प्राइमरी यूनिट्स हैं वो इसमें आना चाहिए। 3 में दिए है रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंबाइंड अमंग देमसेल्व्स, तो ऐसा नहीं है कि ये कंबाइन होकर कोई डायमेंशनलेस नंबर बना लें, ये जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है। तो 3 यहाँ पे गलत हो गया। 4 में दिया है रिपीटिंग वेरिएबल शुड नॉट कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यस रिपीटिंग वेरिएबल में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। तो सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 में दिया है कि हार्बर मॉडल है जिसका हॉरिजॉन्टल स्केल 1/50 है, वर्टिकल स्केल 1/60 है, सॉरी 1/150 है और वर्टिकल 1/60 है। इंटरवल दो सक्सेसिव हाई टाइड्स के बीच में क्या होगा मॉडल में। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाइड्स अगर होती है वो 12-12 घंटे में होती है। तो प्रोटोटाइप का जो टाइड्स का ड्यूरेशन है सक्सेसिव टाइड्स के बीच का वो 12 आवर होगा। इसी के साथ में यहाँ पे फ्राउड नंबर इंपॉर्टेंट है, तो v इज इक्वल टू √2gh है। फ्राउड नंबर इसकी हेल्प लेंगे हम, यहाँ से हमारा आ जाएगा VR प्रोपोर्शनल होगा आपका या इक्वल होगा HR के रूट के। HR क्या है 1/60 जो वर्टिकल वाला है, और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो LH अपॉन यहाँ पर मैंने V की जगह √GLV रख दिया, या मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ कि TR इज इक्वल टू LHR अपॉन LVR और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर मेरा जी तो कैंसिल हो जाएगा और ये मॉडल और प्रोटोटाइप का जी तो सेम होगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा और आर की फॉर्म में लिखूंगी तो ये √LR आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रख दिए, TR इज इक्वल टू 1/150 अपॉन 1/60 का रूट, ये आपका यहाँ पे आ गया TR। अब आपको एक्चुअल में T निकालना है तो आप ये जो आ रहा है ऊपर चला जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 150, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपका TP है
वो 12 आ रहा है, ये जो है। और अभी ऑप्शंस हैं वो मिनट्स में है, तो आप इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वाली जो बेसिकली आपकी टर्म आ रही है, इसको सोल्व करने पे अराउंड 37 आएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही है नियरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 224 में दिया है कि लेमिनार फ्लो हो रहा है किसी सर्कुलर पाइप में जिसका डाया 20 सेमी है, मैक्सिमम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी रेडिएटेड डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप, वहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। एक वेलोसिटी आपको कहाँ दी गई है? मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है, वी मैक्स 1 है, वेलोसिटी एट ए रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 5 हो जाएगी। कैपिटल आर क्या है आपका? डाया 20 है, तो कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें, तो आप वैल्यूज रख दोगे 0.05 अपॉन 0.1 इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो 0.75 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 में दिया है कि मल्टीपल जेट टरबाइन है जिसमें एन नंबर ऑफ जेट्स हैं, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? तो एक तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा स्पेसिफिक स्पीड का। अब स्पेसिफिक स्पीड पावर के अकॉर्डिंग आ रही है, पावर का स्क्वायर रूट है, तो हम पहले पावर का इक्वेशन लिखेंगे कि अगर ए का डिस्चार्ज क्यू है जेड का, तो उस केस में पावर उससे जो जनरेट होगी वो क्या होगी? रो जी क्यू वी होगी। वी जेड की वेलोसिटी है, क्यू डिस्चार्ज है एक जेड का, तो ये हो गया मास फ्लो रेट, बेसिकली वेट हो गया जो पर यूनिट फ्लो हो रहा है, और इसको हमने वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एन नंबर ऑफ जेट्स होंगे तो डिस्चार्ज उनका एन क्यू हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो पी एन जो जेट्स हैं, मतलब टर्बाइन है जिसमें सिंगल जेट है, उसका पावर P1 है, और उसमें अगर एन जेट्स हैं तो उसका पावर Pn है, तो ये इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि P आपका Q के प्रोपोर्शनल है। तो एक जेट का डिस्चार्ज Q है, तो एन नंबर ऑफ जेट्स का डिस्चार्ज ऑब्वियसली एन क्यू होगा। तो इसी तरीके से Q के प्रोपोर्शनल होने के कारण Pn भी एन P1 हो जाएगा, और ये स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम ये एन P1 अगर रखेंगे तो बाकी तो एज इट इज रहेगा, और ये रूट एन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं बाकी जो एज इट इज रह रहा है उसको अगर स्पेसिफिक स्पीड लिख देती हूँ, तो क्या होगा? बेसिकली इस तरीके से आएगा, एज रेज टू पावर 5/4। तो एन नंबर ऑफ जेट्स है, स्पेसिफिक स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये मेरा एनएस हो जाएगा सिंगल जेट का, और मल्टीपल जेट का एनएस होगा वो ये होगा। तो यहाँ से मल्टीपल लिख देती हूँ ऊपर, मल्टीपल जेट्स का एनएस आएगा वो रूट एन इंटू एनएस जो सिंगल जेट का है वो आ जाएगा। आई होप आपको ये राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, जो कि पीपीटी मोड में जो चीजें मैं लिख रही हूँ बहुत ज्यादा स्लोली नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट हो जाए हमारा सब्जेक्ट। तो राइटिंग में उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट आई थिंक रीडेबल तो होगा। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं और इसको फर्दर इंप्रूव करने की ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 226 में दिया है कि एक एरोप्लेन है, विंग स्पैन उसका 16 मीटर है, कॉर्ड है 2.5 मीटर, वेट 11 टन है, एयरबोर्न है, ये मतलब हवा में है, वेलोसिटी इसकी 300 किलोमीटर पर आवर है, तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट क्या होगा? तो यहाँ पे अब फॉर्मूला होता है एफ एल का, एफ एल इज इक्वल टू हाफ सी एल रो ए वी स्क्वायर। एफ एल है लिफ्ट फोर्स है, एयरबोर्न होगा प्लेन में, इसके लिए लिफ्ट उस पर जो एक्ट कर रहा है लिफ्ट फोर्स वो उसके वेट के इक्वल होना चाहिए। तो एफ एल है 11 टन, यानी 11 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ पर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ली है। रो है ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब होगा, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ए है वो 2.5 इंटू 16 होगा, विंग स्पैन मल्टीप्लाई बाई कोड जो है, तो 40 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर को करेंगे तो 1000, आर को करेंगे तो 60 इंटू 60 आ जाएगा नीचे, ये आ रहा है 83.33। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू 11 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.2 रो इंटू एरिया 40 इंटू वेलोसिटी 83.33 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, और इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 227 में दिया है कि हार्डी क्रॉस मेथड है जो हार्डिक एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क में, उसमें कंटिन्यूटी और एनर्जी प्रिंसिपल के साथ साथ में कौन सी कंडीशन है जो कि हम सेटिस्फाई कराते हैं? तो हार्डी क्रॉस मेथड में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, एक तो कंटिन्यूटी होती है, किसी भी जंक्शन पे जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो सेम होगा। दूसरा होता है कि किसी क्लोज्ड लूप में टोटल जो हेड नेट जो हेड लॉस होगा वो 0 होगा।
यानी जैसे कि इस तरीके से पाइप नेटवर्क है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो आप क्लोज़ लूप में यहाँ तक पहुँचोगे तो जो भी नेट हेड लॉस होगा उसको हम 0 के इक्वेट करेंगे। हमारा डिस्चार्ज है उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि टोटल हेड लॉस है वो 0 आ रहा है। एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड हो गई और दूसरी ये हेड लॉस वाली इक्वेशन होती है एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिस्चार्ज का, उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं और उसके बाद उसमें हेड लॉस वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं। क्लोज्ड लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं हेड लॉस की और उसको 0 के इक्वेट करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो 0 के इक्वल हो जाए। तो बेसिकली ट्रायल एंड एरर का ये मेथड होता है। यहाँ पर ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एल्जेब्रिक सम है जो हेड लॉसेज का एक क्लोज्ड लूप में वो सेम होगा। फ्लो इनटू एनी जंक्शन इक्वल द आउटफ्लो फ्रॉम इट। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए इनफ्लो जो है किसी जंक्शन पे वो आउटफ्लो के इक्वल होगा। इनफ्लो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। फ्लो इन ईच पाइप हैज हेड लॉस अकॉर्डिंग टू डार्सी वेस्टबेक और एनी अदर हेड लॉस इक्वेशन। तो ये सीबी की हार्डी क्रॉस से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक इक्वेशन है। सो जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर इनमें से ए मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 228 में दिया है कि एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, बल्क मॉडुलस के है, मीन वेलोसिटी से v से वो एक लॉन्ग रिजिड पाइप में फ्लो हो रहा है जिसका डायमीटर d है। अगर एट द एंड ऑफ द पाइप कोई वॉल है और उसको रैपिड क्लोजर सडन क्लोजर उसका किया गया तो इस केस में मैक्सिमम वाटर हैमर जो हेड होगा वो किसके इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर जो कि आपको याद रखना है। इस केस में यहाँ पर के है वो बल्क मॉड्यूलस है, ई है वो जो पाइप का वॉल है, पाइप जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका थिकनेस है, ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, डी डायमीटर है। अब यहाँ पर दिया गया है कि रिजिड पाइप है तो रिजिड पाइप के केस में ई आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ई आपका इनफाइनाइट होगा तो ये वाली टर्म आपकी 0 आ जाएगी क्योंकि 1/इनफाइनाइट यहाँ पे करोगे तो ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा और आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। के अपॉन रो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा इंटू वी बाई जी, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 में दिया है कि S0 है वो चैनल बॉटम का स्लोप है, एस ई है जिसको हम कभी कभी एस एफ से भी डिनोट करते हैं, ये एनर्जी लाइन का स्लोप है, टोटल एनर्जी लाइन का, और एफ आर फ्राउड नंबर है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की इक्वेशन कौन सी होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो उसमें y कांस्टेंट रहता है यानी dy बाई dx है वो 0 होगा और उस केस में आपका S0 है वो SE के इक्वल आ जाता है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में टोटल एनर्जी लाइन, हार्डली ग्रेडियंट लाइन और चैनल बॉटम है वो पैरेलल होते हैं। ये इक्वेशन आई कहाँ से, इसका मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन का आइडिया दे देती हूँ। हालांकि मैं एडवाइस करूंगी कि आप इक्वेशन है वो डायरेक्टली याद रखें। तो h है वो z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होता है। h को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो dh बाई dx आएगा, h यहाँ पे टोटल एनर्जी है। तो टोटल हेड का मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ये टोटल एनर्जी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, जिसको यहाँ पर एस एफ से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन में इन्होंने इसको एस ई से डिनोट किया है। dz बाई dx आएगा, ये चैनल बॉटम का स्लोप होगा क्योंकि बेसिकली ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। कोई पॉइंट 1 ले रही हूँ तो यहाँ पर z1 ये होता है, यहाँ पर z2 ये होता है, तो ये डेटम हेड है जो चैनल बॉटम पे लोकेटेड होगा। तो dz बाई dx है, ये चैनल बॉटम का स्लोप s0 के इक्वल आ जाएगा और ये नेगेटिव होंगे क्योंकि h और जो z है उन दोनों की ही वैल्यू फ्लो की डायरेक्शन में है वो डिक्रीज हो रही है। y का dy बाई dx आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2g का भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब v स्क्वायर अपॉन 2g को करने के लिए मैंने v को q अपॉन a की फॉर्म में लिख दिया। q अपॉन a की फॉर्म में लिखा तो q स्क्वायर तो बाहर आ गया क्योंकि डिस्चार्ज तो टोटल कांस्टेंट है, बेसिकली y चेंज हो रहा है। तो a है ये b इंटू वाई होता है तो y चेंज हो रहा है, तो मतलब कह सकते हैं a चेंज हो रहा है। तो a को मैंने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो d को मैंने y के रेस्पेक्ट में किया और y को x के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो 1 अपॉन a स्क्वायर का 1 बाई ए क्यूब आ गया और ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा। अब डी ए अपॉन डी वाई को मैं t लिख सकती हूँ जो टॉप विड्थ है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2g और डी ए अपॉन डी वाई को मैंने t से रिप्लेस कर दिया और ये dy बाई dx आ गया। अब यहाँ पर dy बाई dx वाली टर्म एक साइड रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड कर अगर अरेंज कर लेंगे तो dy बाई dx में ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे इस और इस टर्म में 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब जो डिवाइड में चला जाएगा और इधर S0 माइनस एस एफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 230 में दिया है कि दोनों लिस्ट को मैच करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कोड्स जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है।
मतलब ये कंडीशन है तो कौन सा टाइप ऑफ फ्लो होगा, ये है तो कौन सा होगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 4 टाइप के मेनली स्लोप होते हैं। माइल्ड स्लोप के केस में आपका नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज़्यादा होगा। ये जो ज़ोन 1 है, तो इसमें जो प्रोफाइल अकर होगा वो M1 होगा, यहाँ पर होगा वो M2 होगा, यहाँ होगा वो M3 होगा। सेम इसी तरीके से होगा, ऊपर से जब आप आ रहे हो जो फर्स्ट वाला जो ज़ोन होगा वो 1 होगा, फिर बीच वाला 2 होगा, नीचे वाला 3 होगा। यहाँ पे स्टीप स्लोप के केस में थोड़ा-सा ये चेंज आ जाएगा कि सीडीएल ऊपर आएगी, एनडीएल नीचे आएगी, लेकिन ज़ोन हम ऊपर से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इसी तरीके से क्रिटिकल स्लोप के केस में सीडीएल और एनडीएल कंबाइंड हो जाएंगे, तो बीच का ज़ोन गायब हो जाएगा क्योंकि वो सीडीएल और एनडीएल के बीच का एरिया था। और यहाँ पे ये ज़ोन 1 होगा और ये ज़ोन 3 होगा। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए में दिया है कि y है वो yc और y0 दोनों से कम है। y0 नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये yc से कम है और y उससे भी कम है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि y0 जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कम है yc से, यानी स्लोप है वो स्टीप स्लोप है। और स्टीप स्लोप में y की वैल्यू है ये y0 से भी कम है, यानी इस वाली जोन में है, जोन 3 में। और स्टीप में को हम ऐसे से डिनोट करते हैं तो S3 होगा, यानी मेरे ए में जो दिया गया है इसका 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए का 3 हो जाएगा। बी में दिया है कि सी से y0 ज़्यादा है, यानी माइल्ड स्लोप की बात हो रही है। जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज़्यादा है। और जो y है वो y0 से भी ज़्यादा है, यानी इस रेंज में है मेरा y कहीं पे। ये है मेरा y जो कि सी से भी ज़्यादा है और y0 से भी ज़्यादा है। तो इस वाली जोन 1 होती है और इसमें प्रोफाइल होगा वो M1 होगा। तो यहाँ पर बी में आपका 2 हो जाएगा, ए में 3, बी में 2। इतने में आपका क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। सी में दिया है कि y0 है वो मतलब y है वो y0 और yc के बीच में है। तो अब यहाँ पर एनडीएल और सीडीएल के बीच वाली जोन 2 नंबर होती है, तो यानी सी वाले में 2 हो सकता है। 2 यहाँ पर ऑप्शंस में किस में दिख रहा है? 2 ऑप्शन में एक जगह दिख रहा है, यानी M2 होगा अगर y0 से y है वो yc से ज़्यादा है और y0 से कम है, यानी इस वाली जो जोन है उसमें होगा प्रोफाइल ये सी वाला और ये M2 प्रोफाइल होगा। डी में दिया है कि y है वो y0 से भी ज़्यादा है और yc से भी ज़्यादा है, यानी 1 वाला होगा कोई सा। तो यहाँ पे सी का भी मेंशन कर देती हूँ मैं। सी का ये वाला था हमारा और इसमें आया था 4, बचा हमारा डी। डी में ये कंडीशन है कि y है वो y0 से और yc दोनों से ज़्यादा है, और yc और y0 में कंपेयर करें तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज़्यादा है, यानी स्लोप है वो स्टीप होगा और प्रोफाइल है वो S1 होगा, क्योंकि ये जोन 1 में पड़ेगा। y हम बनाएंगे जो y0 और yc दोनों से ज़्यादा है तो जोन 1 में आएगा। और चूंकि हमें दिया गया है कि yc ज़्यादा है y0 से, यानी आपका ऑब्वियसली स्टीप स्लोप है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 231 में दिया है कि डिस्चार्ज 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है किसी कैनाल में। कैनाल की विड्थ 2 मीटर है, डेप्थ 1.2 मीटर है। विड्थ है कैनाल का अगर हम रिड्यूस कर दें 1.5 मीटर कर दें उसको, लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है तो काफ़ी सिंपल, बट इसमें कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बिना कैलकुलेटर के कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक तरीके से आप कर सकते हो, बट अगेन मैं कहूँगी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट आप इग्नोर ही करें। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी इक्वल कर दोगे दोनों में, जो पहले है कॉन्ट्रैक्शन से और बाद में है, क्योंकि दिया गया है कि एनर्जी लॉसेस को हमें नेग्लेक्ट करना है, यानी दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी सेम होगी, कॉन्ट्रैक्शन से पहले और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में दोनों सेक्शंस पे। तो y1 v1 को मैंने q की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मुझे q पता है, तो q स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर v हो गया, q स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर v2 हो गया। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज रखती, q3 है, b1 2 है, y1 1.2 है, a1 2.4 मीटर स्क्वायर आ गया। वहीं पे b2 आपका 1.5 मीटर है और y2 आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें रखोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा बेसिकली। तो वैसे तो ये इक्वेशन बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो तो आप ये कर सकते हो कि ये जो ऑप्शंस में दी हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ रख के चेक कर लो, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वही आंसर हो जाएगा। बट अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो मुश्किल एग्जाम पे अटेम्प्ट कर पाना। अगर सोल्व करोगे तो 1.1 मीटर वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 में दिया है कि u और v है वो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के x और y डायरेक्शन में, इस तरीके से
तो क्या कंडीशन होगी कि ये जो गिवन यू और वी के जो इक्वेशंस हैं वो एक फ्लो को रिप्रेजेंट करें। तो फ्लो को रिप्रेजेंट करें इसलिए इसके जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। इसमें हम यू और वी की वैल्यू रख देंगे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे यू को एक्स के रेस्पेक्ट में और वी को वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल यू बाई डेल एक्स ए आएगा, डेल वी बाई डेल वाई डी आएगा। अब इन वैल्यूज को अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखें तो हमारा जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 में दिया है कि कोई पॉइंट है स्ट्रीम लाइन में, उसमें वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 मीटर है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन बेसिकली डेल वी बाई डेल एस आपको दिया गया है, ये 1/3 है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा? तो टोटल एक्सीलरेशन के दो पार्ट होते हैं। टेंजेंशियली एक्सीलरेशन हमारा v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है, पीछे भी हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। और डी वी बाई डी एक्स आपको दे दिया है 1/3 है और वेलोसिटी 3 है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी के साथ में हमें एक नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालते हैं जो कि वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो ये होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 9 1 मीटर पर सेकेंड। अब टेंजेंशियली डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों का हम स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी √2 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 234 में यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं और इनको मैच करना है। फर्स्ट में रोटेशनल फ्लो, वोर्टेक्स फ्लो, फ्री वोर्टेक्स वगैरह दिए हैं और लिस्ट 2 में इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है वोर्टेक्स फ्लो। कहीं पर भी फ्लो हो रहा है एक कर्व्ड पाथ के अलोंग, कोई रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड है एक कर्व्ड पाथ के अलोंग, तो उसको हम वोर्टेक्स फ्लो बोल देंगे। वोर्टेक्स फ्लो दो टाइप का होता है, फ्री वर्टेक्स और फोर्स्ड वर्टेक्स। यहाँ पर काफी सारे लोग रोटेशनल फ्लो को वर्टेक्स फ्लो के साथ कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमारी अर्थ है अपनी जगह पे भी ये घूम रही है और ये सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है, तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, उसी तरीके से अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो हम उसको वर्टेक्स फ्लो बोलेंगे। बट वो जरूरी नहीं है कि अपने पोजीशन पे भी वो गोल गोल घूम रहा हो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो हो भी सकता है और ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये वर्टेक्स फ्लो हो गया। अब फ्री वर्टेक्स फ्लो की क्या क्राइटेरिया है कि यहाँ पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो घूम कैसे रहा है? तो मूविंग मास ऑफ फ्लूइड है वो रोटेट हो रहा है, या तो उसमें इंटरनल कुछ एक्शन हो रहा है या फिर हमने पहले से उसको कोई रोटेशन प्रोवाइड किया है, इसके कारण ये घूम रहा है, बट एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं। इसका एग्जांपल है कि बाथटब या वॉश बेसिन का ड्रेन बंद करके आप उसमें पानी भर देते हो, उसके बाद ड्रेन को हटा के वो पानी को निकालते हो बाहर ड्रेन के थ्रू, तो वो प्रोसेस होता है फ्री वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है। दूसरा है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ताकि जो ओमेगा है वो हमारा कांस्टेंट रहे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा और हम इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, होल मास ऑफ फ्लूइड होगा, रोटेट होगा एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब फ्री वर्टेक्स फ्लो है ये इरोटेशनल होता है, पार्टिकल्स गोल गोल पाथ पे घूम रहे हैं बट अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड नहीं घूम रहे हैं। वहीं पे फोर्स्ड वर्टेक्स जो ये वाला है, इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स गोल गोल पाथ पे भी घूमेंगे कर्व पाथ पे और उसी के साथ में अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपनी पोजीशन पे भी घूम रहे होंगे जैसे अर्थ घूम रही है। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को मैच करते हैं। लिस्ट 1 में रोटेशनल वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स, फोर्स्ड वर्टेक्स दिया है, तो हम ABCD लिख लेते हैं और देखते हैं किस किस का हम कर पा रहे हैं। फ्री वर्टेक्स है, रोटेशनल फ्लो नहीं होता है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लाइंस की फॉर्म में फ्लो होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल में नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, तो फ्री वर्टेक्स का होगा ये, C का 2 होगा। फोर्स्ड वर्टेक्स के केस में क्या होता है, में रोटेट, रोटेशनल फ्लो होगा उसमें। पार्टिकल्स मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रोटेट, रोटेशनल भी हो रहा है यहाँ पे, तो रोटेशनल फोर्स के केस में होता था, तो D का 3 हो गया। अब ऑप्शंस में आप देखो तो इतने में ही आपका क्लियर हो गया है। ए और भी आपको नहीं भी आते हैं तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है। ए में 4 होगा, रोटेशनल फ्लो के केस में दिया है यहाँ पे, कोई कर्व्ड सॉलिड बाउंड्री है तो उसके अराउंड अगर फ्लो हो रहा है तो वो रोटेशनल फ्लो होगा। वहीं पे वोर्टेक्स फ्लो का यहाँ पे दिया फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीम लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो वोर्टेक्स फ्लो के केस में इस तरीके सर्कुलर पाथ में फ्लो होगा तो स्ट्रीम लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो काफी बार ऐसा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 235 में दिया है कि एक सूत्रोवियर है, उस केस में रेट ऑफ फ्लो जो Q होगा वो सारे फ्लोज के लिए रेक्टेंगुलर बेस विड्थ अगर W है और डेप्थ A है तो Q है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे, हेड लेंगे,
तो इस तरीके का होता है सूत्रोवियर। क्यों होता है ये ऐसा पर्पसफुली इस शेप का बनाया गया है, 2 रीज़न है इसमें। एक तो हम ऐसा वियर चाह रहे थे जिसमें Q है वो H के प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरीके से हमने इसको शेप का इसकी इक्वेशन लिखी कि Q H के प्रोपोर्शनल आ जाए। अब हमने ये जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें आई कि X और Y है, वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं पे Y अगर 0 है तो वहाँ पे X इनफाइनाइट होना चाहिए थ्योरेटिकली इक्वेशन के हिसाब से, बट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो आ रही है इसको हटाने के लिए ये किया गया कि नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉटम दे दो और उसके ऊपर इस तरीके से ये शेप दे दो। ये जो शेप है इसका इक्वेशन ये होता है, इससे आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे x निकाल सकते हो। ये जो विड्थ होगी, जैसे यहाँ पे मुझे x निकालना है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ रख दूँगी। L है, वो ये है जो कि क्वेश्चन में इन्होंने W दिया है। विड्थ है, A है, ये रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है इसकी डेप्थ है। Y है, Y जो है ये यहाँ पे ये x है तो इस केस में ये वाला Y हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ रखोगे आप और इस इक्वेशन से आप कहीं पर भी विड्थ निकाल के इसको डिजाइन कर सकते हो। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं जिसमें ये इक्वेशन पूछी गई हो, बट शेप आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक करेक्शन भी है जो हमने इसमें के शेप में करेक्शन किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्शन अप्लाई किया गया डिस्चार्ज में कि एच के प्रोपोर्शनल तो होगा, बट एच हम यहाँ से डेटम से नहीं मानेंगे। एच हम मानेंगे यहाँ से a/3 डिस्टेंस पे। तो कैपिटल एच जो यहाँ पर लिया गया है वो फ्री वाटर सरफेस से बॉटम तक लिया गया है, बट इफेक्टिव एच जो होगा वो इक्वल होगा कैपिटल एच माइनस a/3। यानी ए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की डेप्थ है तो बॉटम जो है वियर का इससे a/3 डिस्टेंस ऊपर यहाँ से हम हेड काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेटम क्या होगा? a/3 अबव द क्रेस्ट। क्रेस्ट को डेटम लेने के बजाय यहाँ पे कोई लाइन होगी जिसको हम डेटम लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 236 में दिया है कि एक रेजर्वोयर है, उसका मॉडल एम्प्टी होने में 10 मिनट्स का टाइम ले रहा है। मॉडल स्केल जो है वो 1:25 है, यानी LR आपका 1/25 है। प्रोटोटाइप को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी हो रहा है रेजर्वोयर वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो फ्रॉड नंबर होगा, और हमें पता है कि फ्रॉड नंबर है वो होता है V/√GL। अब अगर फ्रॉड नंबर अप्लीकेबल होगा तो फ्रॉड नंबर है वो मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए सेम होगा, यानी मैं लिख सकती हूँ VAR मेरा इक्वल होगा √LR के। और मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम होता है L/V, मैंने यहाँ पे L की वैल्यू रख दी, तो TR मेरा आ जाएगा LR/LR का रूट, यानी TR है वो LR के रूट के इक्वल आ जाएगा। अब जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, TP आपको निकालना है, TM 10 मिनट्स है, तो वैल्यूज रखोगे तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 में दिया गया है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो ये रिलेशनशिप कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, इसके लिए हमें इस इक्वेशन के ओरिजिन में जाना होगा कि बनी कैसे इक्वेशन, इसको डिराइव किया है, तो क्या हमने एजम्पशन लिए हैं। तो ये पैरेलल पाइप हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि यहाँ प्रेशर एक्ट कर रहा है P। अब ऑब्वियसली इस साइड में प्रेशर एक्ट कर रहा है वो सेम नहीं होगा क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है तभी तो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर होगा वो ΔP/ΔX हो, मतलब इंटू ΔX हो जाएगा। बेसिकली P प्रेशर यहाँ का है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ΔP/ΔX है। तो ΔX डिस्टेंस में ΔP चेंज हो रहा है, तो इस ΔX में यहाँ पे हो जाएगा इंटू ΔX, और इसको हम P में ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टो होगा और यहाँ पे होगा टो प्लस ΔTO/ΔY इंटू ΔY। अब हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं कि फ्लो है वो यूनिफॉर्म है और स्टेडी है। हम बेसिकली ये अजम्पशन लेते हैं कोई भी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। हम टोटल जो प्रेशर फोर्स यहाँ पे निकालते हैं, इस फेस और इस फेस का जो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स है वो ये आता है, शियर स्ट्रेस का फोर्स ये आता है, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यानी हम मानते हैं कि F नेट है वो 0 है, और F नेट 0 तभी होगा जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 हो, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो। और एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब फ्लो है वो स्टेडी और यूनिफॉर्म हो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी हो फ्लो में या अनस्टेडी हो तो उस केस में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और एफ नेट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। क्वेश्चन नंबर 238 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें स्टेडी लेमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप में हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
एक तो टो का ये रिलेशन हमने देखा है पिछले क्वेश्चंस में, टो है ये इक्वल होता है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, और इसमें हमें पता चल रहा है कि जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो टो जीरो होगा, जब आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी यानी हम बाउंड्री पे चले जाएंगे पाइप की, तो उस केस में टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो स्टेटमेंट 1 में दिया शियर स्ट्रेस इज जीरो एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में दिया डिस्चार्ज वेरीज डायरेक्टली विथ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए डिस्चार्ज की, वैसे तो आप इस वेलोसिटी वाले से भी लिख सकते थे। बेसिकली इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं, और क्यू का जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे वो ये आएगी। इसी इक्वेशन को हम डिराइव करके ये इक्वेशन निकालते हैं इंटीग्रेट करके। क्या करते हैं कि ये जैसे आपका पाइप है, इसमें स्मॉल एनुलर हमें ये रिंग ले लेते हैं जिसकी थिकनेस है वो डी आर है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो आर है। तो सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो इसके लिए इस रिंग के लिए हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको हम टू पाई आर इंटू डी आर जो इसका एरिया है उसे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है म्यू नीचे आ रहा है, यानी म्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्यू डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आप इससे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे जैसे जैसे विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे वेलोसिटी घटेगी तो डिस्चार्ज भी घटेगा। 3 में दिया वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, तो इस इक्वेशन में आपको इजीली दिख रहा है कि आर की वैल्यू जीरो होगी तो ही वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बाकी तो उससे अलावा आर की कुछ भी वैल्यू होगी, ये यहाँ माइनस लगा है इसके पीछे, तो इसके कारण ये यू आर की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो ये भी सही है। फोर्थ में दिया हार्डली ग्रेडियंट वेरीज डायरेक्टली विद द वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला। u और डेल पी बाई डेल एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डेल पी बाई डेल एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे यू आर चेंज होगा, तो 4 भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 में यहाँ पर दो लिस्ट दी गई और हमको मैच करना है। लिस्ट 1 है, इसमें ये डिफरेंट टर्म्स दी है, लिस्ट 2 में उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत ये बाउंड्री लेयर क्या होता है। तो जैसे कि ये कोई फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये फ्लैट प्लेट है वो रेस्ट पे है, तो जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स इस प्लेट के कांटेक्ट पे आएंगे वो भी रेस्ट पे आ जाएंगे, उनकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी, एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म फ्लो की यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेसिकली जो फ्लो की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लेयर बन रही है ये होती है लेमिनार बाउंड्री लेयर, क्योंकि इसमें फ्लो होता है वो लेमिनार होता है। और हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अलग अलग लेयर पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो हमें पता है कि म्यू डेल वी अपॉन टो इज इक्वल टू म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई होता है। अगर डेल वी अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर शियर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो लेयर बन रही है इसको लेमिनार बाउंड्री लेयर बोला जाता है, और इसमें विस्कस स्ट्रेसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा, सी का अगर 4 हो रहा है तो डी का आपका ऑटोमेटिकली 3 होगा। डी में दिया टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या होती है वो डिस्टेंस बाउंड्री से जहां पर फ्लो है वो लेमिनार होना बंद हो जाता है और बेसिकली टर्बुलेंट होने लग जाता है। यहाँ पे एक लेयर होगी जिसमें कि लेमिनार होगा, यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आएगी यहाँ पे, जिसमें कि फ्लो लेमिनार नहीं है इस लेयर के जैसे, वहां पर फ्लो है वो टर्बुलेंट है। तो यहाँ पे सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। ए और बी को हम देखते हैं। ए में दिया है बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो बाउंड्री लेयर की हम थिकनेस को कैसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है, जो पार्टिकल सरफेस के कॉन्टेक्ट में है उनकी वेलोसिटी तो जीरो है। यहाँ से कितने डिस्टेंस तक को हम बाउंड्री लेयर कंसिडर करेंगे, तो वो थिकनेस डिफाइंड होती है कि वो उतनी डिस्टेंस जहां पर वेलोसिटी है वो 99% ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए। ये फ्लैट प्लेट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। एक y की ऐसी वैल्यू यहाँ पे आएगी जिस पर की वेलोसिटी है वो 0.99 इंटू वी हो जाएगी, वी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये जो y होगा इसी को लेमिनार उसी को बाउंड्री लेयर थिकनेस बोला जाता है। तो ए का आपका 1 हो गया। बी में दिया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो बेसिकली हमने देखा कि बाउंड्री लेयर बन रही है, इसके कारण
कुछ रीजन ऐसा है जिसमें कि वेलोसिटी कम है। अब अगर मैं दो डिफरेंट केस कंसीडर करूं, एक ऐसे है, दूसरा ये, इसमें कोई बाउंड्री लेयर नहीं हो रही है, बन रही है, पूरे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से फ्लो हो रहा है, जबकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में इस तरीके से बाउंड्री लेयर बन रही है और यहाँ पर बीच में जो वेलोसिटी है वो v है। तो ऑब्वियसली इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्लो भी कम होगा, डिस्चार्ज भी कम होगा, टोटल क्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो, मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो वो भी कम आएगा, एनर्जी भी कम आएगी। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है बाउंड्री लेयर की। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहता है कि वो डिस्टेंस जिससे कि मैं अपनी जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, बेसिकली ये जो है क्या बोलेंगे इसको, ये जो सरफेस है, जैसे पाइप फ्लो का केस है तो ये पाइप की आपकी बाउंड्री होगी। तो ये जो बाउंड्री है, इसको कितना डिस्टेंस से आप डिस्प्लेस करें कि आपका फ्लो के लिए जो फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिडक्शन यहाँ पर हमें केस 2 में देखने को मिल रहा था कंपेयर टू केस 1, वो कंपनसेट हो जाए। 1 में क्या कोई बाउंड्री लेयर नहीं है और 2 में बाउंड्री लेयर है। अब इसका डिस्चार्ज और इसका डिस्चार्ज सेम तो नहीं होंगे, तो इनको सेम करना है मुझे। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं बाउंड्री लेयर को तो नहीं हटाऊंगी, बाउंड्री लेयर बनेगी, लेकिन मैं ये जो बाउंड्री है इसको मैं थोड़ा थोड़ा बाहर कर देती हूँ। इस बाउंड्री को जितना मैं आउट पीछे की तरफ खिसका रही हूँ फ्लो को कंपनसेट करने के लिए, ताकि इस केस में और इस केस में डिस्चार्ज है वो सेम रहे, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो यहाँ पर बी का 2 होगा और बी का 2 होगा तो सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 है, इसमें दिया है कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ फ्लो अगर यहाँ पे ए है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो v है, मास डेंसिटी m है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल है जो हम यूज करते ही हैं। अब मास फ्लो रेट क्या होगी? पर यूनिट टाइम जो मास फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? पर यूनिट टाइम जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो ये है, इसको अगर मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो पर यूनिट टाइम जो मास फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा। क्यू को मैं एवी लिख सकती हूँ, तो ये रो एवी आ गया। अब रो एवी है, ये मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है, ये कांस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है ये चीज। कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग स्टेडी फ्लो अगर हो रहा है तो उस केस में टोटल मास फ्लो जो रेट है आपका इनफ्लो और आउटफ्लो सेम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो मास फ्लो रेट है डिफरेंट सेक्शंस पे वो कांस्टेंट रहेगा, यानी रो ए वी मेरा आ गया कांस्टेंट। यानी मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए क्योंकि इधर कांस्टेंट है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट 2 की मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, वैसे 3 के को करते हैं, यहाँ पे 3 टाइम आ रही है। थोड़ा सा सिंबल्स में आप केयरफुल रहें, कंफ्यूज ना हों। यहाँ पे बेसिकली एम यूज किया है इन्होंने, तो मैंने भी रो की जगह एम यूज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा, 2 को कांस्टेंट रहेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को कांस्टेंट रहेंगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने एम ए है, एम क्या है बेसिकली रो को ही यहाँ पे सिंबल एम यूज किया है, तो मैंने रो और ए को कांस्टेंट रखा और वी को डिफरेंशिएट किया, रो और वी को कांस्टेंट रखा, ए को डिफरेंशिएट किया, ए और वी को कांस्टेंट रखा, एम को यानी रो को डिफरेंशिएट किया और इनको 0 के इक्वल रख दिया। अब ये जो इक्वेशन आ रही है मैंने इसको बेसिकली एम ए वी से डिवाइड किया तो इस फॉर्म में आ गया, जो कि डिवाइड किया तो इस फॉर्म में आ गया 0 के इक्वल करने पर, जो कि यहाँ पर मुझे ऑप्शंस में जिस फॉर्म में दिया है मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया तो डी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली तीनों एडिशन में आ रहे हैं, तो 2 को उस साइड ले जाऊंगी तो 2 माइनस के आ जाएंगे और ये एक प्लस का रह जाएगा। यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लो था, अगर फ्लूइड की को कंप्रेसिबिलिटी हम नहीं कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उस केस में रो आपका कांस्टेंट हो जाता है और रो कांस्टेंट होगा तो आपकी ये वाली टर्म है वो 0 हो जाती है और सिंप्लीफाई हो जाती है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम कमिंग जो 40 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।